नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का और आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर के रण की। मिल्कीपुर सीट पर चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। कहने के लिए तो महज एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव कई मायनों में अहम है और सबसे ज्यादा ये सीट बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस सीट की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, जिसकी चर्चा यूपी से लेकर दिल्ली तक छाई हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। मिल्कीपुर की चुनावी जंग तेज, कुंदर की मॉडल बनेगा ब्रह्मास्त्र। मिल्कीपुर में योगी रचेंगे इतिहास, योगी का दिखेगा दम या चलेगी साइकिल। मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया, तो मिल्कीपुर में चुनावी शंखनाद अब योगी आदित्यनाथ करेंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव 25 का पहला और 2027 से पहले आखिरी चुनाव होगा। मिल्कीपुर का चुनाव महज एक सीट का चुनाव नहीं है, ये 27 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। इसीलिए मिल्कीपुर का चुनाव हार जीत के लिए नहीं लड़ा जाएगा, ये परसेप्शन की लड़ाई है। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही दलों की साख इस सीट पर दांव पर रहेगी। दोनों ही दलों के लिए दलित और पिछड़े वोट बैंक पर पकड़ की परीक्षा होगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं अखिलेश के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर की उपचुनाव की घोषणा करी है और हम सारे लोग, जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है वो छुट्टे जानवरों का है और वहां पे मिल्कीपुर के किसी भी आप तहसील चले जाओ, थाना चले जाओ, सब जो है दलाली का अड्डा बन चुका है। 12 में जब मिल्कीपुर हम गए तो पहले चुनाव में 35,000 वोट से मुझे जिताया। सरकार बनी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तमाम विकास के काम हुए, तमाम आश्रम पद्धत विद्यालय, अस्पताल, ITI और क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, ये तमाम विकास के काम हुए और सीट वैकेंट हो गई और लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। लोगों में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डर के मारे चुनाव नहीं कराया। फिलहाल चुनाव घोषणा किया है, माननीय चुनाव आयोग को मैं आभार प्रकट करता हूं और चुनाव की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि 9 की 9 जीतेंगे बाई इलेक्शन। क्या हुआ? 2022 में मैं उनके साथ था तो कहा 400 सीट जीतेंगे और 125 पर आ गए। तब वो देख चुके हैं रिजल्ट 9 विधानसभाओं का बाई इलेक्शन। अब मिल्कीपुर है, आप देखिएगा ना, मिल्कीपुर 8 तारीख को काउंटिंग होगी। 12 बजे के बाद एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी विजय की ओर काफी वोट से, थोड़े वोट से नहीं, काफी वोट से विजय की तरफ बढ़ेगा। तैयारियां दोनों तरफ से युद्ध स्तर पर हो रही हैं और कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए बीते उपचुनाव से भी मजबूत टीम बनाई है। तब तो हर सीट पर 3 मंत्री ही तैनात किए गए थे, इस बार तो नंबर डबल हो गया है। मैदान में मंत्रियों की फौज, सीएम योगी ने जातिवार मंत्रियों की टीम तैनात की। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण साधने की कोशिश। मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसीलिए सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर में भी काम दिया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए लगाया। सीएम योगी के करीबी हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री JPS राठौर को ठाकुर वोट बैंक के लिए लगाया।
यादव वोट बैंक के लिए खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव। ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को तैनात किया। चिकित्सा राज्य मंत्री यमकेश्वर शरण सिंह पहले से ही लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में मंत्रियों की ड्यूटी लगाने के बावजूद कमान अपने हाथ में ले रखी है और खुद निगरानी कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बावजूद लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट बीजेपी हार गई। जिस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा, वही सीट बीजेपी हार गई। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गलत संदेश गया। वहीं सपा ने अयोध्या सीट जीतकर सड़क से संसद तक इसे बड़ा मुद्दा बनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के सांसद अवधेश पासी के जरिए ये संदेश देने का प्रयास भी किया कि अब दलित वोट भी सपा के साथ है। अखिलेश ने संसद में अवधेश पासी को पहली पंक्ति में जगह दिलाकर दलित वोट साधने का प्रयास भी किया। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी किन मुद्दों पर फोकस करेगी, वो भी जान लीजिए। बीजेपी के चुनावी मुद्दे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। संभल मस्जिद में सर्वे के बाद पैदा हुए हालात। संभल में 45 साल बाद शिव मंदिर में पूजा अर्चना। मोहित खान के दलित बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला। हाल ही में उपचुनाव में बीजेपी को मिली भारी जीत। अयोध्या सीट जीतकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि संविधान बदलने और दलित आरक्षण समाप्त करने का विपक्ष का भ्रामक प्रचार अब बेअसर हो गया है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट सपा से छीनकर ये भी संदेश दिया जाएगा कि अयोध्या में राम लहर और राष्ट्रवाद बरकरार है। वहीं सपा मिल्कीपुर सीट जीतकर संदेश देना चाहेगी कि दलित और पिछड़े वोट बैंक में उसकी पकड़ बरकरार है। सपा का पीडीएफ फॉर्मूला अभी भी कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डीपी यादव सपा के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। शुरुआत करूंगी मैं रत्नेश मिश्रा जी आपसे। सबसे पहले, क्या बीजेपी तैयार है? क्योंकि विपक्ष की ओर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस समय जब उपचुनाव हो रहे थे, जब 7 सीटों पर ऐलान किया गया, तो उस 9 सीटों पर, माफ करिए, तो 9 सीटों पर जब ऐलान किया गया था तो उस वक्त बीजेपी तैयार नहीं थी, इसलिए मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव नहीं हुए। लेकिन क्या अब बीजेपी तैयार है? देखिए, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस समय भी तैयार थी, भारतीय जनता पार्टी आज भी तैयार है और भविष्य में जितने भी चुनाव होंगे उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और रही जहां तक बात मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की, तो देखिए, एक जो चीजें जो हमारे मुद्दे रहे हैं, चाहे वो हमारा हिंदुत्व का मुद्दा रहा हो, चाहे अयोध्या के विकास का मुद्दा रहा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, हम अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच गए हैं और जनता ने हमें स्वीकारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने चाहे जो भी दुष्प्रचार किया हो संविधान और आरक्षण को लेकर, लेकिन उसका भी प्रभाव उनको इतना मजबूत नहीं कर सका कि वो सत्ता में आ पाए और उनका प्रधानमंत्री बन सके। आज 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 2017 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। लेकिन लोकसभा में तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला ना रत्नेश जी। आप भले सत्ता में है, लेकिन ये तो एनडीए की सरकार है ना, कि बीजेपी की थोड़ी सरकार है। अर्चना जी कंप्लीट कर। अर्चना जी, एक चीज बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि हम लोकतंत्र वाले देश में रहते हैं और लोकतंत्र में जिसके पास सदन में जब सबसे ज्यादा सीटें, उसी के पास जनता का सबसे ज्यादा समर्थन होता है। आज भी लोकसभा में पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा अकेले हमारी सीटें हैं। तो ऐसे में रत्नेश मिश्रा जी, क्या समझा जाए, उत्तर प्रदेश में तो आपसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है लोकसभा के चुनाव में, तो क्या जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को है, बीजेपी को नहीं है? अर्चना जी, समाजवादी पार्टी के कितने सांसद है? 37 लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी के 240। हमें लगता है उत्तर प्रदेश में रत्नेश जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ,
अर्चना जी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, बोलिए। क्या समाजवादी के पार्टी के पास इतनी भी सीटें हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद पा सके? उसके लिए भी न्यूनतम आपको 55 सीटें चाहिए होती जी। है। अगर कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई भी दल हो, अगर उसके 2, 4, 5, 6 चुनाव के नंबर्स को एक कर दिया जाए लोकसभा के, तो भी वो भारतीय जनता पार्टी की अकेले के बराबर की सीटों के बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, ठीक है। डीपी यादव जी, ठीक है, डीपी यादव जी से जवाब ले लेते हैं रत्नेश जी। रत्नेश जी, डीपी यादव जी रत्नेश जी यही कह रहे हैं कि अर्चना जी मेरा एक पॉइंट और जल्दी से। और कंप्लीट कर दूं, ठीक मैं है, कंप्लीट कर दूं। हम्म, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चुनाव है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का। मैं 2 सवाल है मेरे। क्या रवि तिवारी का अपहरण करके और उसको जान से मारने की धमकी देने वाले अजीत प्रसाद, जो स्वयं अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, क्या एक अपराधी और अपहरणकर्ता को कैंडिडेट बनाकर ये लोकतंत्र को छलने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक दूसरी है, बात, हाँ। क्या दलित बेटी के बलात्कार के आरोपियों को बचाने वाले अवधेश प्रसाद वो ये कहकर मांगेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से मोहित खान और ठीक है, जवाब ले लेते। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, ठीक है। तीसरा बिंदु ठीक सबसे है। इंपॉर्टेंट, हाँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में घोटाले की बात करने वाले अवधेश प्रसाद और ये कहते थे कि जब मैं लोकसभा का सांसद बन जाऊंगा तो मैं सदन में मुद्दा उठाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार करने वालों से पैसा खा लिया अवधेश प्रसाद ने? क्या अवधेश प्रसाद उन भ्रष्टाचारी लोगों के आगे झुक गए? ठीक है। क्यों नहीं उन्होंने सदन में इस बात का डीपी मुद्दा यादव उठाया? जी, क्यों रत्नेश नहीं जी के राज सवालों का के जवाब घोटाले के दीजिए। मुद्दे और उठाया? डीपी यादव जी, रत्नेश जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। डीपी यादव जी, रत्नेश जी के सवालों पर जवाब दीजिए जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, चाहे वो कैंडिडेट को लेकर और साथ ही साथ अवधेश प्रसाद को लेकर जो सवाल उठाए उसके भी जवाब दीजिए। और साफ तौर पर क्या समाजवादी पार्टी तैयार है? क्योंकि आप लोग उपचुनाव के जब अभी इलेक्शन हुए हैं 9 सीटों पर, तो आप केवल 2 ही सीटों पर जीत दर्ज कर पाए हैं। दम भर रहे थे सभी सीटों को जीतने का। जी अर्चना जी नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय समाजवाद। देखिए अर्चना जी, जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और अयोध्या की जनता ने कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद जी को संसद में भेजने का काम किया, वो बधाई की पात्र है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐतिहासिक काम किया। आप देखिए कि तमाम दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी दल, एक जो सामान्य परिपाटी है कि सामान्य सीट से किसी दलित के बेटे को कैंडिडेट नहीं बनाता है। लेकिन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इतिहास कायम करते हुए अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट से अवधेश प्रसाद पासी को कैंडिडेट बनाया, उनको जिता करके सबसे बड़े संसद में भेजने का काम किया था, लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया था। तो अयोध्या के लोग देख रहे हैं और अयोध्या के लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर मुहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, जो कहीं ना कहीं लोगों को बांटने की राजनीति है, उससे लोग नाराज थे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया था। क्योंकि पूरे चुनाव में जब देखे होंगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में अयोध्या रहा है और केंद्र को ही कहीं ना कहीं इनके गायब करने का काम किया था अयोध्या के लोगों ने। और भाई सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हुए हैं नेता, वो तमाम तरह के एलिगेशन समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रहे थे। इन्होंने स्वीकार किया कि इनके जो है तिवारी जी का अपहरण हुआ। अरे तो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है क्या? आपकी सरकार में अपहरण हो रहे हैं? आपकी सरकार में अभी एक अभिनेता का भी अपहरण हुआ, कहीं ना कहीं उसको पैसे लेकर के छोड़ने का काम किया गया। आपकी सरकार में बलात्कार हो रहे हैं, अयोध्या में बलात्कार ठीक है। तो क्या आपकी सरकार में बलात्कार हो रहे हैं? तो ये सारी क्रिया भारतीय जनता पार्टी की नहीं नहीं रत्नेश जी, तू तड़ाक मत करिए। रत्नेश जी, आप बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं, ये तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक, ठीक है, ठीक है, नहीं रत्नेश जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, नहीं रत्नेश जी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए, मैं अलाउ नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हताशा इस बात को बता रही है। देखिए ये रत्नेश जी का दोष नहीं है,
आदमी का चरित्र पता चलता है, उसके बोली से, उसके भाषा से, उसके व्यवहार से उसका चरित्र पता लेकिन चलता है। डीपी उसके यादव जी, पालन क्या पोषण। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से देखिए बिल्कुल, तमाम रणनीति बना ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे उपचुनाव की कमान संभाल रखी है और कह रहे हैं कि जो कुंदरकी का फॉर्मूला रहा है, जिस फॉर्मूले से कुंदरकी को जीता गया, कुंदरकी के फॉर्मूले से ही वो मिल्कीपुर की सीट को भी जीतेंगे। तो क्या आप लोग तैयार? आप जी, लोगों का क्या बिल्कुल। फॉर्मूला है, क्या रणनीति बिल्कुल है? जी जी, मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं। कुंदरकी का फार्मूला था बेईमानी, ऑटो की डकैती, लोकतंत्र का चीरहरण। तो मुख्यमंत्री जी को उस पर भरोसा था और हमको तो उस पर भी भरोसा था। जब 9 सीटों का उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो ये भी सीट होती, मिल्कीपुर का भी उपचुनाव होता अर्चना जी, तो भी हम लड़ने के लिए उस समय भी हम तैयार थे। ये चुनाव तो पहले संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई थी, जिसके कारण से ये चुनाव टाला गया। लेकिन ठीक है, जनता भारतीय फिर जनता चुनाव क्यों पार्टी का टालना? जवाब देगी। जनादेश का मजाक बनाते हैं समाजवादी पार्टी। ठीक है, ठीक, वो तो आरोप लगा रहे हैं ना आप रत्नेश जी कि आप लोगों ने चुनाव टाला है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ सर्वेश पाठक जी से, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, आप किस तरह से देखते हैं कि अब क्योंकि उपचुनावों की तारीखों का ऐलान मिल्कीपुर की सीट पर भी हो गया, अब ऐसे में माना जा रहा है कि ये मिल्कीपुर की सीट जो है वो 2027 का एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। अर्चना जी, आपको नमस्कार। आपके जी, सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरी आवाज आ रही है अर्चना बिल्कुल जी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, मिल के इससे पहले जो 9 उपचुनाव दिल्ली में हुए थे, उसी को 2027 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और अखिलेश यादव जी बहुत उछल कूद मचा रखे थे। इवन उनके जो सहयोगी थे कांग्रेस पार्टी, उसको एक टिकट भी नहीं दिया, उसको दोयम दर्जे की पार्टी बना दिया। लेकिन रिजल्ट क्या दिया? उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 महीने पहले उनको लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया, 37 सीटें दे दी और उसके अहंकार में इतने चूर हो गए हैं। अभी हमारे डीपी यादव भाई साहब जो फैजाबाद सीट को अयोध्या सीट कहते हैं और ये लोग एक हिंदुओं को वो करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा पे आंच आने के लिए फैजाबाद सीट को बार बार अयोध्या सीट, जबकि फैजाबाद का सीट है, सांसद वहां से जीते हैं। तो देखिए, भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। मिल्कीपुर का भी सीट जिस तरीके से बीजेपी वहां पे काम कर रही है, वहां की जनता को समझ में अब आ गया है कि लोकसभा में उन्होंने गलती कर ली थी, क्योंकि देखिए लोकसभा के परिणाम। लेकिन सर्वेश जी, क्या आपको लगता है कि जो कुंदरकी मॉडल, सर्वेश जी, मेरा सवाल आपसे, जो कुंदरकी मॉडल की बात बीजेपी कर रही है कि कुंदरकी के ही मॉडल पर मिल्कीपुर की सीट को भी जीता जाएगा, क्या आपको लगता है कि जैसी परिस्थिति मिल्कीपुर की है वैसी परिस्थिति, माफ करिए, जिस तरह की परिस्थिति कुंदरकी की है उसी तरह की परिस्थिति मिल्कीपुर की भी है? क्या समानांतर है या विषयांतर है? परिस्थिति अलग थी, कुंदरकी की परिस्थिति अलग थी और मिल्कीपुर की परिस्थिति अलग है। मॉडल देखिए, चुनाव जीतने के लिए हर मॉडल को उस में फिट करना होता है, जो फिट बैठ जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर एक जगह का मॉडल वहां पे फिट हो जाएगा, उसी पे काम होगा। हाँ, वहां पे जो कुछ कार्य ऐसे किए गए होंगे जिसको यहाँ पे लाने से लाभ मिलेगा बीजेपी को, तो वो जरूर अपनाएगी। मैं कह रहा था कि जो यूपी की जनता ने इनको 37 सीटें दी, उसके बावजूद भी ये लोकतंत्र का अपमान करते हैं और क्या कहते हैं कि वो जनता का चुराया हुआ वोट है। अरे भाई, उसी ईवीएम से तुम्हारे 37 सांसद गए ना लोकसभा में, तुम इस्तीफा दे दो, कहो कि हम इस्तीफा देते हैं। अभी 2 सीटें उपचुनाव में भी जीते उसी ईवीएम से, वहां से भी इस्तीफा दे दो। तो इनका लोकतंत्र का भद्दा मजाक उड़ाना है ये समाजवादी पार्टी और अपोजिशन पार्टी का। और रही बात बीजेपी की, तो देखिए बीजेपी ने जो गलती हुई थी लोकसभा में, कहा जहां पे उनकी संगठनात्मक गलतियां थी या जो भी थी, उस सभी को दुरुस्त कर दिया महाराज जी ने और दिखा दिया 9 में से 7 वो जीत के। और सब कह रहे थे ये तो सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में उन्होंने छक्के मार के दिखा दिया। ठीक है, रत्नेश जी इस पर जवाब दीजिए। ठीक है रत्नेश जी, आपने सुना सर्वेश जी को भी बड़े सकारात्मक नजर आ रहे हैं आपके लिए, और साफ तौर पर डीपी यादव जी को आपने सुना जो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुंदरकी में जिस तरह से वोटों की लूट की है, खसोट किया है, आपने वहां के वोटर्स को मतदान डालने नहीं दिया, उसी तरह का फॉर्मूला आप मिल्कीपुर में भी करने वाले हैं। वही फॉर्मूला, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि मिल्कीपुर वाला फॉर्मूला जो है, कुंदरकी वाला फॉर्मूला मिल्कीपुर में अपनाएंगे। देखिए अर्चना जी, 7 सीटें हमने दी थी पिछले उपचुनाव में, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती।
तो हम भी ये कह सकते हैं कि 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने जीती वो उन्होंने वोटों को चोरी करके जीता। हो सकता है इनकी सरकारें जब रहती रही हो तो उपचुनाव में चोरी करके जीतते रहे होंगे। एक लंबा इनकी सरकारों का कार्यकाल रहा है तो अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का भाई अनुभव भी होगा और अनुभव बहुत रत्नेश जी, अगर बात कर ले मिल्कीपुर सीट की तो एक इतिहास रहा है ना, आपको कब आप लोगों ने कब वहां पर जीत दर्ज की है? बीते चुनाव में भी जो सपा के प्रत्याशी उन्होंने लगभग 1 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। अर्चना जी मैं आ जाता हूँ। अर्चना जी, मुझे लगता है जितने लोग पैनल में बैठे हैं सबसे नजदीकी घर मेरा है मिल्कीपुर के पास। मैं उसी जिले का हूँ और मेरे यहाँ से 20 से 25 मिनट लगता है उस विधानसभा में पहुंचने में। ठीक, मेरी कई सारी रिश्तेदारियां हैं तो मुझसे अच्छी तरह मिल्कीपुर को इनमें से कोई नहीं, डीपी यादव भी नहीं बता पाएंगे और सर्वे जी। मैं आपको बता दूं, मैंने केवल एक सवाल पूछा कि उस विधानसभा में लगभग 55,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर हैं और एक ब्राह्मण लड़के रवि तिवारी को इनके सांसद के बेटे अजीत प्रसाद ने अगवा किया, उसको मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। कब का मामला है ये? जैसे हमारी पुलिस को मिली हमने रत्नेश जी, वहां पर पुलिस किसकी है? पुलिस प्रशासन किसका है? किसका है? पुलिस किसकी है? सुन तो लीजिए अर्चना जी, सुन तो लीजिए जी। सुन तो लीजिए। हमने तुरंत अजीत प्रसाद को जेल भेजा, माननीय न्यायालय से उसको जमानत मिली, वो बाहर है, उसको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बता दिया। तो मेरा पहला सवाल, क्या ब्राह्मण बेटे को पीटने और मारने की धमकी देने वाले प्रत्याशी को क्या ब्राह्मण 55,000 वोट स्वीकार करेगा? दूसरा बिंदु, उसी बगल की विधानसभा में जब एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले मोहित खान और राजू खान उसी अवधेश प्रसाद के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखे और अवधेश प्रसाद उनको बचाते हुए, उनका बचाव करते हुए दिखे, तो क्या 61,000 दलित वहां पर उनको वोट करेगा? वो ब्राह्मण और दलित वोटों से जो लगभग 1,20,000 वोट बनाता है, उसको किस मुंह से जाकर अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी उनसे वोट मांगेगी? क्या कहेगी कि सांसद बनाया तो बेटे को पीटा और विधायक बना दो तो बेटे की हत्या कर देंगे? ठीक है, डीपी यादव जी इसका जवाब। ठीक है, ठीक। एक बिंदु अर्चना जी, एक बिंदु जल्दी से हमारे पास नेता है, हमारे पास कार्यकर्ता है, तो हमने पार्टी कैंडिडेट तो अभी तक घोषित नहीं किया ना रत्नेश जी, आप लोगों ने तो अभी तक चेहरा भी नहीं उतारा। कौन है आपका कैंडिडेट? आपने तो अभी तक कैंडिडेट का नाम भी नहीं अनाउंस किया। क्या शिवपाल यादव को किसी ने रोका है? अरे भाई ये भी आए, ये भी ठीक है, डीपी यादव जी इसका जवाब दीजिए। मैं सर्वेश जी आती हूँ आपके पास। ठीक है डीपी यादव जी, रत्नेश जी ने जो सवाल पूछे हैं, चाहे वो कैंडिडेट को लेकर, वो लगातार कैंडिडेट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि जिस तरह से आपने ब्राह्मण बेटे का अपहरण कराया, जिस तरह के वो सवाल पूछ रहे हैं, उस पर आप जरा जवाब दीजिए, फिर मैं आती हूँ सर्वेश जी आपके पास। देखिए अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि वो जनता का विश्वास खो चुकी है। और हमने तो शुरुआत में ही बताया डिबेट के, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतिहास। ठीक है, अब देखना यही होगा कि जनता का फैसला क्या होता है। ठीक है रत्नेश जी, हमारे पास वक्त की कमी है। सर्वेश जी माफी के साथ, आपको बोलने का मौका नहीं मिल पाया। और डीपी यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, और बताने के लिए भी कि मिल्कीपुर का सियासी समीकरण दरअसल है क्या, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर की सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान होगा और परिणाम 8 फरवरी को सामने आएंगे। फिलहाल के इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।